बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से हों और जनाब एक नया दिन, एक नई सुबह जो है वो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करते हैं कि आज का दिन जो है वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो है वो बहुत बेहतर साबित हो। गो की प्लानिंग तो हो चुकी होगी, सुबह उठते हैं हम ना, तो सुबह उठते ही जो है वो एकदम से ख्याल आता है आज कौन कौन से काम करने हैं। मैं फ़ौरन सोचती हूँ अच्छा आज का मेरा ये टॉपिक है और ये तमाम चीज़ें, तो जिस रूटीन को आप फॉलो कर रहे होते हैं उसी हिसाब से तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में चल रही होती हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे यही होता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो मैं आपके साथ कर सकूँ, वो मैं सीख लूँ, वो मैं कहीं से पढ़ लूँ, वो मैं किसी से सुन लूँ, या एक और चीज़ जिसका बहुत हम ख्याल भी रखते हैं और कोशिश भी करते हैं कि उसे बेहतर तरीके से जो है वो किया जा सके प्रोग्राम में। और मेरी टीम की भी बहुत कोशिश होती है वो ये कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए यहाँ पर डिस्कस किया जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप सब लोगों के लिए जमा की हैं जो इंशाल्लाह आज आपको पता चल सकेंगी। कहते हैं कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग मौजूद हैं। जब मैंने ये पढ़ा और ये इस पर मैं रिसर्च कर रही थी, देख रही थी तमाम चीज़ें, तो मैं सोच रही थी यार मेरे जैसा कौन कहाँ होगा, पता नहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कहीं जाए कहाँ पर कोई होगा जो मेरे जैसा होगा, मेरी शक्ल जैसा होगा, फिज़िकली मेरे जैसा होगा, मेरे जैसा दिखता होगा। वो लड़की वो क्या करती होगी, उसका प्रोफेशन क्या होगा। तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी ये चीज़। तो आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी हम जानेंगे कि इंसान जो है जब वो इस दुनिया में आता है पैदाइशी तौर पर वो खूबसूरत होता है, या दुनिया में आकर जो है कुछ लोग होते हैं जो शायद मोटी नाक के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कुछ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं, बट जैसे जैसे वो ग्रो करते रहते हैं उनके अंदर तब्दीली आती रहती है और वो अपने आप को ग्रूम करते रहते हैं। तो आज जो मेरे टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है, उस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अभी मैंने जिक्र किया था ना नाक का, कि कुछ लोगों के नाक मोटे होते हैं लेकिन कुछ लोगों को मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हो जाता है। सो उस हवाले से आज डॉक्टर साहब से जो है वो बात ज़रूर हम करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब, आपको पता है आपकी शक्ल का कोई कहीं मौजूद होगा दुनिया में, आप मिलना चाहेंगे उससे? मैं तो मिलना चाहूँगी, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं किसी अपने जैसी से मिलूँगी। मुझे पता है वो मेरे कुछ सलाहियतें रब ने अलग अलग रखी हैं, लेकिन कहते हैं कि शक्लें मिलती जुलती होती हैं लोगों की। मैं मिलने से पहले उसके मुतालिक मालूम करूंगा। मालूम करें अगर मेरे स्टेटस का है, ओ हो अच्छा जी, और अगर बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे प्रोफेशन करना सही, हाँ, लेकिन कहीं भी हो, कुछ समझदार होना, इन्फीरियर हो, कोई घमंड ना हो, चाहिए। कहीं मजदूरी कर रहा हो, फिर मिलकर दुख होगा। किसने? तो इसलिए मुझे उसके, अगर कोई मुझे पता लगता है तो आई फाइंड आउट हिज सोशल स्टेटस। ओके, यस, राइट। अच्छा, ये ताकि मुझे मिलके इत्मीनान हो कि मेरे शक्ल के लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारे। ये एक बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है जिसको आप सोचते हैं ना कि मैं अगर किसी से मिलूं और वो मेरे जैसा हो तो मैं ये चाहता हूँ, तो जैसे अच्छा मैंने स्ट्रगल की, क्योंकि डॉक्टर साहब की बारहा मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इनकी एक सक्सेस स्टोरी है जिस पे इन्होंने बहुत स्ट्रगल की। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं था कि बहुत जायदादें थी बाप की या बहुत पैसा था और आपने बस जाके जो है वो पढ़ने, और बल्कि आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा है जिंदगी में। Yes, उसके बाद आज I was not born with a golden spoon, but I made gold enough to have too many spoons with me now. वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी को बड़ा टारगेट के साथ चलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे अल्फाज में मुझे एकदम ये हुआ कि अल्लाह मेरे पर नाराज ना हो जाए, तो तकब्बुर नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ये जो तकदीर होती है ना, ये भी मेहनत की मोहताज होती है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, आपकी तकदीर भी जो है मुझे लगता है कि वो आपको वो सब चीज़ नहीं मुहैया करेगी जो आपके लिए लिख दी गई है, जो आपके लिए मुख्तस की गई है। और फिर उसमें एक और नया सिलसिला जुड़ता है, तो वो होता है दुआओं का।
अगर हर चीज़ तकदीर ही होती तो फिर अल्लाह बंदे को दुआ मांगना क्यों सिखाता है? तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है ना वो एक सक्सेस लाइफ बनाती हैं। बट हाँ, मैं दोबारा ये कहूँगी, मैं अपनी जैसी शक्ल के लोगों से ज़रूर मिलना चाहूँगी, और अगर वो कुछ ऐसे वैसे चीज़ कर रहे होंगे तो मैं उनसे कहूँगी नहीं, देखो लाइफ में टारगेट लेके चलना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप आपसे ज्यादा सीनियर होंगे तो सेटल हो चुके होंगे, उस लाइफ में उसको चेंज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, आप बड़ी फ्रस्ट्रेट होंगी। तो फिर क्या करें? तो फिर उनको मैंने जैसा कहा, तलाश करें कि वो अगर बेहतर स्टेटस पर जरूर मिले तो खुशी होगी। राइट, इंटरनेट पर इस तरह की चीज़ें भी मौजूद हैं। अभी जब मैं इन सब चीज़ों को देख रही थी तो वहाँ पर लोगों ने कुछ इस तरह के ग्रुप्स बनाए हुए, कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो अपनी शक्ल के लोगों को तलाश करते हैं, अपनी पिक्चर्स डाल देते हैं और उनसे सिमिलर जो फेसेस के लोग हैं वो दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हैं तो वो उससे अपनी पिक्चर अटैच करते हैं और देन जो है वो आपको भेजते हैं कि देखें मैं आपकी शक्ल जैसा जो हूँ अब वो लगता हूँ। सो ये जस्ट फॉर फन आप इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। बट डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस जो है वो आप लाइफ में हासिल कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आज मैं आपसे पूछूंगी जो हमारा आज का टॉपिक भी है, जिसको हम इंशाल्लाह अपने सेकंड सेगमेंट में डिस्कस भी करेंगे। कुछ लोग होते हैं पैदाइशी बड़े खूबसूरत होते हैं ना, रोज पेटल जैसे उनके लिप्स होते हैं, कलर इतना खूबसूरत, हाथों में आते ही जो है वो पूरी फैमिली जो है, बच्चे तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह का खूबसूरत तोहफा है, होते ही खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही प्यारे जो है वो फीचर्स के साथ इस दुनिया में आते हैं और कुछ के वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। सो इंसान के अंदर डिफरेंट मोल्ड होने की कैपेसिटी तो मौजूद होती है। देखिए, अगर हर बंदा खूबसूरत नहीं है, हर बंदा खूबसूरत नहीं है ना। अच्छा, और आप अपने से, बुजुर्गों ने कहा ऊपर ना देखो नीचे देखो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें जिस हाल में भी हैं। हाँ। और अपने आप को अगर आप समझते हैं कि आप में ये थोड़ी सी कमी है तो उस पर अपने ऊपर सवार ना करें, ओवरकम इट। आपको कुछ, जैसे आप लोग मेकअप कर लेते हैं, राइट, एक्सटेंशन लगा लेते हैं, राइट, ठीक है। अगर एक्सटेंशन भी नहीं लगा रहे, मेकअप भी नहीं करते, मेरी तरह हैं, हाँ। और आप ट्रांसप्लांट भी नहीं कराते, डोंट गेट इट ऑन योर हेड, जस्ट लिव के मैं हूँ। अच्छा, अपने आप को शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे जो दिया है ये अल्लाह की नेमत है और जो नहीं है ये अल्लाह की मसलहत है। सही, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन ये बात तो डॉक्टर साहब, इस जुमले को मैं आपकी इजाज़त से कह देती हूँ कि हर इंसान के अंदर किसी न किसी तरह की कोई खूबी ज़रूर मौजूद होती है जो रब की तरफ से उसे दी गई होती है तोहफ़तन। अब वो उसकी ज़हनी सलाहियत हो या ज़ाहिरी तौर पर वो इंसान खूबसूरत हो, वो जाकर अपने आप को जब ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ता है तो वो कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करता है, उसकी तरबियत कैसे हुई, वो किस माहौल में रहा, वो कैसे पला बड़ा। ज़ाहिरी खूबसूरती बहुत अच्छी बात है, आप किसी को देखते हैं तो उसका चेहरा आपको अच्छा लगता है और पहली नज़र आपकी पड़ती है तो आपका दिल करता है कि अच्छे चेहरे वाले लोग हैं, प्यारे लोग हैं, तो आप इनसे जो है वो बात करें। लेकिन जो इनर ब्यूटी है ना, मुझे लगता है वो थ्रू आउट द लाइफ आपको हेल्प करती है और वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। डॉक्टर साहब, ये मैं नोज़ की बात करी थी, जब न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो कुछ के बड़े अच्छे से प्यारे प्यारे नोज़ होते हैं। जिस तरह मेरा भाई है, मेरी नानी बताती हैं कि माशाल्लाह से जब वो इस दुनिया में आए तो उनका नाक जो है वो इतना काफ़ी बड़ा सा नाक था, तो नानी देख के कहती हैं कि ये ए मुंडा ते है, पंजाबी में कहती हैं, लेकिन उसका नाक जो है ना वो बहुत मोटी, तो उसी वक्त से उन्होंने उसका नाक जो है ना वो दबाना शुरू कर दिया था। गो कि अभी भी माशाल्लाह से काफ़ी एरिया पे फैला हुआ उसका नाक है, लेकिन ये बहुत चीज़ें की जाती हैं सर जो है उसको गोल बनाने के लिए डॉक्टर। तो ये जो नोज़ है इसकी कॉन्टोरिंग बड़े लोगों ने कराई, सर्जरीज कराई, करते हैं। बात ये है कि देखिए, ये प्लास्टिक सर्जरी जो हम करते हैं नाक की, तो लोगों के अपीयरेंस बहुत चेंज हो जाता है नोज़ की वजह से। ट्रू ट्रू। फेस में जो चेंजेस आते हैं उससे यंग लगने लगते हैं जी, और ऑल ओवर इट चेंजेस टू ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन बड़ी बात यह है प्लास्टिक सर्जरी में जो हमें सिखाया जाता है, जो हम भी पेशेंट को बताते हैं, वी आर नॉट डूइंग इट टू मेक यू ब्यूटीफुल। हम आपको खूबसूरत करने के लिए नहीं बना रहे, इसके अपीयरेंस को बेहतर करते हैं। कोई अगर डिफेक्ट है या जैसे नाक उभरी हुई है या टेढ़ी है तो उसको सीधा कर रहे हैं।
Right. जब नाक वगैरह सीधा करते हैं या बोनी वर्क करते हैं, फ्रेम को पूरे को टेढ़े को सीधा करते हैं, तो उसको हील होने में वापस आने 2-3 महीने लगते हैं. Right. समटाइम्स वी हैव टू डू अ रिपीट जॉब, थोड़ा सा और करना पड़ता है. तो इसके अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, ना कि खूबसूरत करने. क्योंकि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मेरी नाक एग्जैक्टली इस तरह चाहिए मुझे, तो लोहा नहीं है कि उसे हमने वहाँ रोक दिया. यह जिस्म है हमारे किए हुए को, फिर थोड़ी सूजन होती है, सूजन के गायब होने के बाद कितना निखार आता है ये डिपेंड करता है हमारे अपने एक्सपेक्टेशन पे. लेकिन वो एक्सपेक्टेशन हमारा जो कैलकुलेशन है पेशेंट के एक्सपेक्टेशन से हो सकता है मैच ना करे उसके जहन में जो हो. तो हमें मैंने टोनी बुल के साथ काम किया, द फेमस प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड. तो टोनी बुल हर पेशेंट को प्लास्टिक सर्जरी से पहले साइकियाट्रिस्ट के पास इवैल्यूएशन के लिए भेजता था कि कितना कि पेशेंट जो है ये कितना सह सकता है इस चेंज को. अच्छा. क्या मैं प्लास्टिक सर्जरी करूं या ये डिप्रेशन में चला जाएगा या चली जाएगी. तो विदाउट साइकियाट्रिस्ट ओपिनियन ही नेवर हैज टू प्लान हिज सर्जरी. हमेशा वो ये करते थे कि अभी भी ही इज प्रैक्टिसिंग एज अ वेरी सीनियर पर्सन नाउ. तो वो जो है ओपिनियन प्लस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल स्टेटस माइंड, इसका बहुत रब्त है अपने आप के रहने सहने. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ इस तरह की कोई प्रैक्टिस मौजूद होगी कि एक शख्स जो कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी की तरफ बढ़ा है, इवन जो लोग मोटे हैं उनको भी चाहिए कि वो जिस तरह आपने कहा कि अपना इवैल्यूएट करें कि वो उनकी साइकी जो है वो क्या है और वो किस तरह अपने होने वाली इस तब्दीली को जो है वो फील करेंगे. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें शायद प्रायोरिटी नहीं करती, इसलिए हम इनको इतना वैल्यू नहीं करते. बट येस, कॉस्मेटिक सर्जरी अब लोग बहुत करवाते हैं. और अगर हम बात करें टीवी एक्ट्रेसेस की या हम बॉलीवुड की, हॉलीवुड की बात करें, तो एक लंबी लिस्ट आपको अब तो इंटरनेट पर हर चीज़ आ जाती है. आप देखें एक बड़ी तादाद में लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर अपनी मर्जी की तब्दीलियां कराई. और ख़ास तौर पर ये जो नोज़ की कॉन्टोरिंग है, माइकल जैक्सन का नाम लो यहाँ. एग्जैक्टली. कितने नहीं कराया उसने, कितने नहीं कराया, कुछ नहीं कराया. एक ब्लैक आदमी जो था, एक ब्लैक शख्स था, लेकिन उसके बाद उसकी शक्ल कैसी हो गई. आई थिंक वो एक सबक है सबके लिए. ट्रू. और वो उसकी डेथ कैसी हुई आप देखें. हाँ, वो तो वो भी बड़े दुख की बात है. लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरीज इतने कराने के बाद भी he was not happy and people were not happy. अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता तो लोग जो है वो नेचर को पसंद कर लेते. राइट. लेकिन अब ये तो एक 360 जो आप कहते हैं ना, आप चेंज लाने की कोशिश करते हैं. एक फितरत से भी आप जब लड़ाई करते हैं ना, तो फिर वो भी फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें. तो फितरत के ख़िलाफ़ है. एक रब ने आपको जैसा पैदा किया, जो तमाम चीज़ें थी, लेकिन उस शख्स ने इतना और तकलीफ़ भी बर्दाश्त की ना, कितना सहा, कैसी ज़िंदगी गुजारी, एक इतना बड़ा नाम. लोग उससे वैसे भी उसकी आवाज़ से, उसके स्टाइल से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो पता नहीं अपने लिए क्या चाहता था. और अगर आप उसकी पूरी स्टोरी पढ़ें, बायोग्राफी पढ़ें, तो उसके बाद आपको यही अंदाज़ा होगा कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि जो आपकी साइकी है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है. तो मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी पे आप जाएं तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी ज़रूर जाएं. बिल्कुल. मैं आई थिंक आई प्रेफर पर्सन्स टू बी इवैल्यूएटेड. साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है. राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक वो होगी ना कि हम एक एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर एक शख्स ने ऐसी चीज़ें की. बट हाँ, कुछ लोगों की जॉब रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशन होता है. कुछ लोग मॉडल्स हैं, फ़ोटो शूट्स हैं उनके यहाँ, और इस तरह के काम वो करते हैं जिसमें उनको प्रॉपर जो है वो अपने फेस स्ट्रक्चर की ज़रूरत है या वो फिज़िकली फिट रहना चाहते हैं. तो उसमें फिर लोग इस तरफ बढ़ते हैं. तो थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है, करते हैं. और मैंने तो बताया कि कुछ प्रिंसिपल वाले लोग जो हैं इस तरह करते हैं. कुछ लोग जो है आमतौर पे पेशेंट को असेस कर लेते हैं, देखते हैं कि इस थोड़ा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा पेशेंट है, तो फिर उसको इवेल्यूएट कराते हैं. लेकिन ये फैक्टर तो है कि आप जब सर्जरी करते हैं तो काउंसलिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप बताते हैं कि भाई इतना हो सकता है, सेकेंड स्टेज भी हो सकता है, और ये आप एक्सपेक्टेशन. ठीक है, तवक्कुल और आपको जो है ना इत्मीनान, तो आपको शुक्र सब्र के लिए आपको तैयार रहना चाहिए हर चीज़ में
कि जो है अल्लाह की तरफ से है, और अगर अल्लाह ने दिया है तो उस पर थोड़ी बहुत अल्लाह के दी हुई नेमत है आपके पास, तो आप खर्च कर रहे हैं अपने प्लास्टिक सर्जरी पे, ये भी सही है। तो ये चीज़ है कि आप थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उससे बेहतर हो जाता है, बहुत बेहतर। लेकिन आप बहुत ज़्यादा फितरत के खिलाफ जाना चाहेंगे तो फिर वो चीज़ जो है वो ज़्यादा अरसे सस्टेन नहीं कर पाती, उसमें आपके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात है। डॉक्टर साहब, आपने कभी सोचा है कि कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जाए, हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए, ऐसी कभी दिल में ख्याल आया आपके? Why not? आप ट्रांसप्लांट की तरफ सोचते हैं? मैं बिल्कुल सोचता हूँ, लेकिन तो फिर आपने क्यों नहीं करवाया? नज़र लग जाएगी लोगों की, मैं वैसे स्मार्ट। इसे आम जबान में कहते हैं कॉन्फिडेंस। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऑनेस्टली आई डू थिंक, मैं जो कह रहा हूँ वो अल्फाज मेरे एक्चुअल हैं, बने हुए नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने फौरन जवाब दिया, आपने एक लम्हा सोचने के लिए नहीं लिया, इसका मतलब है ये। हाँ, नहीं, शुरू में तो बहुत डिप्रेस रहा मैं, ये हकीकत है। अच्छा। कि आई कुडंट शेव, आई कुडंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मैं शेव करना मुश्किल हो गया था कि इतने बाल गिर रहे थे। देन आई वाज डिप्रेस के मेरे साथ ही हो रहा है, तो जो मेरे साथ रह रही है बंदी मेरी बेगम, उस पर क्या गुजर रही होगी, तो वो अलग डिप्रेशन था कि मेरा पार्टनर जो है वो, बट शी बीन वेरी सपोर्टिव। तो अल्लाह शुक्र है कि उससे मुझे सुकून रहा। लेकिन अभी जो बात की वो हकीकत है कि लोग अच्छा, मुझे लगता था डॉक्टर साहब खवातीन का नज़र का मैं बिलीव करता हूँ। हाँ, मैं उस पर भी आ रही हूँ। खवातीन जो हैं वो बड़ी इस मामले में ना बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि बाल ना गिरने लग जाएं, कम हो जाएं, वो इस चीज़ का बहुत एहतियात करती हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप मर्दों में देखें तो ऐसा होता है, चौथा नहीं तो पांचवा शख्स जो है वो आपको ऐसे ही दिखेगा, जिसमें अगर हम अपने माहौल की बात करें कि बाल गिर रहे हैं, कम है, या सेंटर से जो है वो ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। अगर मैं तो करवा लेता, चले गए थे जब बाल आपके गिरने लगे, मेरा अभी दिल करता है, मैं बता रहा हूँ ना। तो आप क्यों नहीं करवा रहे हैं डॉक्टर साहब? हम आपको छोड़े ना, बता दी नंबर। And now you are satisfied? या अल्लाह शुक्र है कि आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। अच्छा, लेकिन एक फेज था जब आप डिप्रेशन में गए। Oh yes, I was very depressed. तो फिर कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको कहा कि नहीं, जो फसीउल्लाह मीर ऐसे है वो ऐसे ही अच्छा है? I think जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं आदी होता गया। आदी होता है। हाँ, there is not one point कि मैं इतना डिप्रेस हुआ कि मैंने दवाएं खाई या किसी के पास गया। And overall myself, I compose myself, look, that will be जो है वो है, जो हो गया, जो हो रहा है तो रोक नहीं सकते। कोशिश की बहुत मिनॉक्सिल लगाने की और बहुत सारे स्प्रे करने की, लेकिन नहीं हुआ तो ठीक है, फाइन, ओके। लेकिन यस डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कोशिश बहुत की, ऑफ कोर्स, सबको। आप अगर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो जरूर करवाइए, एंजॉय कीजिए। अब ट्रांसप्लांट उस जमाने में इतना कॉमन नहीं था, अब है फिर, और अब मेरा ख्याल है अब बेहतर हो रहा है जो फॉलिकल ट्रांसप्लांट। बट फिर वो बात आ जाती है ना, कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी की भी बात आ जाती है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये एक एक्सपेंसिव एक ट्रीटमेंट्स होते हैं, और फिर आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें। अच्छे लोगों से जब भी आप कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ, ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ें, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। जिस शख्स के पास आप जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लें, पैसे को ना देखें, ये देखें कि आपके लिए जो है वो प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। डॉक्टर साहब से मज़ीद भी बात करेंगे हम आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर फसीउल्लाह मीर हमारे साथ मौजूद है और हम बात ये कर रहे थे कि अल्लाह की तरफ से इंसान को खूबसूरत नेमतें मिली हैं, चाहे आँख हो, आप देखने की सलाहियत रखते हैं, आप सुनने की सलाहियत रखते हैं, अपने आप को हाथ पैर दिए, लेकिन वहीं जो हम साइंस की बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में बड़ी तब्दीली आई, और कुछ लोग जो हैं वो अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब से हम नोज़ के हवाले से बात कर रहे थे, और डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर नोज़ की शेप को चेंज किया जाए, कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है, तो उससे जो है वो पूरा फेस का जो है वो खदोखाल तब्दील हो जाता है। That's right. और अगर नाक बंद हो, हाँ, और अगर सांस ना आ रही हो तो चेहरा तब्दील हो जाता है। Honestly, they're so depressed, जिनकी सांस नहीं आती और उनको अंदाजा नहीं है, उनके पूरा फ्रेश नहीं होते, ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचती चेहरे को, और उनकी नींद पूरी नहीं होती, रातों को जागते हैं, खराटे लेते हैं वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें, नोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल फ्रॉम शेप वाइज। यस ऑफ कोर्स, पूरा फेस के वैल्यू बढ़ाती है,
पूरा आपके अपीयरेंस को चेंज करके रख देती है, आपके जो आज का टॉपिक है। और दूसरे अगर बन रहे तो पूरे आपके वजूद को बल्कि सुस्त कर देते हैं। इवन कि आपकी आवाज़ भी जो है वो उसकी वजह से अब ख़राब हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा प्रॉब्लम होता है, हमने लास्ट काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है लोगों की, उसकी वजह से भी प्रेशर आ रहा होता है तो नोज़ की शेप ख़राब हो जाती है, या नाक का गोश्त बढ़ जाता है, उसमें भी आपके जो है वो नोज़ की अच्छी खासी नॉर्मल शेप होती है, लेकिन उसके प्रेशर की वजह से जो है वो आपकी नोज़ ख़राब होने लग जाती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कंडीशन में आफ्टर सर्जरी वो शेप ठीक हो जाती है या आप लोग फिर उनको टेढ़ी नाक को हम सही कर लेते हैं? अच्छा, और वो अंदर उसी से सर्जरी सर्जरी में। ओके। और अगर पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज होने लगा हो या चोट लगती है तो उन लोगों के नाक डिप्रेस हो जाती है, वो भी लिफ्ट इट अप और उसमें चेंजेस आ जाती है। और नाक के अंदर की टेढ़ी हड्डी को चेंज करने में बहुत से लोग सर्जरी से डरते हैं। अब इतनी तकलीफदार नहीं रही सर्जरी, थिंग्स हैव चेंज, यू नो, विद न्यू डेवलपमेंट्स एंड न्यू गैजेट्स, नई मशीनें जो आ गई हैं उससे, एंडोस्कोप और लेज़र, उससे बहुत फर्क पड़ा। अच्छा डॉक्टर, रीज़न क्या होता है कि जो नाक की हड्डी का बढ़ जाना या ये, अच्छा ये लोगों को बार बार हो रहा होता है, कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है जिन्होंने सर्जरीज भी करवा ली, उनके साथ भी दोबारा से ये प्रॉब्लम हो गया? देखिए, दोबारा सर्जरी का तो मैं आते वक्त मेरे पास बुक आई थी अभी क्रोनिक राइनोसाइनसाइटिस की, जो उसके फेलियर्स कैसे उसको डील कर रहे हैं। तो डेट वॉज अ डिप्रेसिव टॉपिक कि दे वर डिस्कसिंग कि हमारे वो मुश्किल पेशेंट्स जिन्हें नज़ला रहता हो, जिन्हें पॉलिश बन गए, उन्हें कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, उनमें भी फेलियर्स बहुत थे। अब क्योंकि कैमरे से सर्जरी करते हैं, लेज़र आ गया, कैमरा आ गया, अंदर तक जाते हैं, मोटराइज इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, माइक्रो डिब्राइडर आ गया जिस शेवर कहते हैं, कि उन बारीक सुराखों से जाके इस गाल की पूरी हड्डी की सफाई कर लेते हैं। उसके बावजूद जिस्म का एक मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम है, और वो जो इम्यून सिस्टम है वो आपके एक हद तक साथ देता है। और कुछ लोगों के इतना ज़्यादा, हर आदमी को तो अस्थमा नहीं है ना, लेकिन बहुत से लोग अस्थमा का से सफ़र भी करते हैं। तो कुछ लोगों का अस्थमा बहुत ख़राब भी होता है कि उन्हें नेबुलाइज भी बार बार कराना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रॉब्लम्स, नॉट सम पीपल हैव सम प्रॉब्लम्स, और उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए हमें कुछ करना होता है। तो अभी ये मैं बुक आई मेरे पास क्लिनिक्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका की, कि वहाँ पर रिसर्च होती है, तो वो अपने फेलियर्स को वो डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे पेशेंट्स को हम क्या और कर सकते हैं। तो उसमें कुछ पेशरफ भी है कि वो उनको ये करें, उनको ये इस तरह। बट आप ये कह रहे हैं कि अब जो सर्जरीज हैं इस हवाले से वो बहुत सक्सेसफुल हैं, और बहुत कुछ एक दो दिन के लिए आई मीन टू से दे आर सक्सेसफुल, बट वी आर नॉट 100%। कुछ ऐसे हैं जहाँ हमें मजबूरियाँ होती हैं, तो वहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज करना होता है कि कुछ एवरेज अगर आप देखें तो सक्सेस ऑफ कोर्स सक्सेस रेट हैज इंक्रीज्ड टू अ लॉट। पहले जो फेलियर रेट था 50-50 था, सर्जरी लोग कराते थे, ना करो जी ये तो रिजल्ट सही नहीं होता। अब सक्सेस रेट हैज़ गॉन टू 90%। तो जब 90% सक्सेस रेट हुआ है तो लोग भी इसकी तरफ आ रहे हैं। एग्जैक्टली और ये चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में रहते हैं ऐसे लोग, आपको प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं आप कर पाते और मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स है, बट उसमें भी अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है, वैसे तो आई थिंक पहले मेडिकेशंस की जाती है, मेडिकेशन, और फिर जैसे आपने कहा सेलेक्ट योर डॉक्टर, फाइंड अबाउट हिम, रीड अबाउट हिम, और अपने रेफरेंस लें, अपने डॉक्टर से पूछें, लोगों से पूछें, फिर सर्जरी के लिए तैयार हो। मैं इस बात के लिए 100% मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजर्बे होते हैं ना कि उसके बाद आप सीख लेते हैं कि अब मुझे यही होता है किसी डॉक्टर के पास जाना है तो पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें। हर शख्स अपने हिसाब से काम डॉक्टर से पूछे जी आपने जो सर्जरीज के अपने नताज बताए। एग्जैक्टली। जो डॉक्टर अच्छा है, नताज रखता है, तो बताएगा जी मेरे किए ये इस तरह करता हूँ, ये सर्जरीज हैं। और आपको पूछना है, अब पेशेंट पूछते हैं। अब माशाल्लाह खासे अवेयरनेस आ गई, खासे लोग इंटरनेट देख कर आते हैं, तो इंटरनेट पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और खासे लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ कि भाई आप आए ना, अब आप ये टॉपिक है पढ़ के आइए, तब आप बात करें, क्योंकि आपके मसले हैं। एंड जब तक आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होगी, मैं पूरा बैठ के तो क्लिनिक में 1 घंटा आपको पढ़ाऊँगा नहीं। तो आप बेसिक क्वेश्चन हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस मर्ज के बारे में आप पढ़ के आए, फिर आपसे डिस्कस।
ट्राई डिस्कस विद पेशेंट। Exactly. तो आपको पेशेंट को टाइम देना लेकिन पड़ता अभी है। ये हर डॉक्टर भी तो इस लेवल का नहीं होता ना कि वो इतना कंफर्ट जोन दे सके। मुझे लगता है फिर ऐसे डॉक्टर से एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी फैमिली का या अपना किसी का ट्रीटमेंट कराऊँ जो मेरी बातों का ही जवाब मुझे ना दे। कुछ होता है ना, बड़े Exactly. रूट से होते हैं डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अपने पेशेंट को, क्योंकि कहते हैं अगर अच्छा डॉक्टर है तो आधी बीमारी वैसे ही आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि ये मुझे सुन रहा है, सुनने से आपका बहुत मसला हल होता है। फिर आपको ये होता है कि ये मुझे सुन के मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा। सो वो एक जो फेस वैल्यू है ना डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये खास अहमियत रखती है। बहुत बड़ी बात है, किसी की बात आप सुन लें, उसको समझाएं आपके साथ मसला क्या है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मेरी क्लिनिक पे मेरे एक दोस्त भी मैंने शेयर करते थे, तो मैं अक्सर उस ज़माने में स्क्वाश बहुत खेल रहा था तो मैं बिज़ी हो जाता था, लेट वेट हो जाता था। कहने यार वो, मैंने कहा डॉक्टर साहब को दिखा देना। तो फिर वो 2-3 दफ़ा गया, उनको दिखाया तो फिर मेरे मुझसे मिले, कहने लगे क्या करते हो मरीजों को यार, उसके कान में शोर हो रहा है और वो मुस्तकिल आपके पास आ रहा है इतने साल से, तो क्या मिलता है आपको, उससे इम्प्रूव तो हो नहीं रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो दिल की बात करता है। कल हाँ वो भी यही कह रहा था कि शोर तो नहीं जा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब से आके मिलता हूँ तो इत्मीनान हो जाता है कि भाई कोई मेरा सुनने वाला है, कुछ करने वाला है। गो कि वो दवा देते रहते हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आता हूँ उनके पास। कहने क्या है, मैंने कहा यही तो है, दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त। आप किसी का दुख शेयर करें, उसकी बात सुने, उसको समझाएं कि यू हैव टू लिव विद इट, तो उसके लिए भी आपको हौसला चाहिए। उसके लिए आपको क्यों ढूंढते हैं दोस्त, इसीलिए ढूंढते हैं ना कि हम उनके सामने बैठकर हर बात कर सकें, जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कहें और सामने वाला सुने। और ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि एटलीस्ट जस्ट क्या आपके दिल में जो भी है, स्पीक योर हार्ट, के जो भी आपके दिल में है वो आपने किसी के सामने रख दिया, इससे भी आपका वो जो प्रेशर है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हो जाता है। डॉक्टर साहब बीच में हमारी बात रह गई थी, नज़र के हवाले से आप बात कर रहे थे कि मैं ये तो ऐसा है कि नज़र लगती है और जो है अच्छों को ख़राब बर्बाद कर देती है, ये नज़र ऐसी चीज़ है, अच्छी भी नज़र लग जाती है, बुरी नज़र भी लगती है। तो डॉक्टर साहब कितना बिलीव करते हैं इस पर, क्या करते हैं इसके लिए, नज़र के लिए? मैं तो कुल पढ़ के फूक लेता हूँ, जो हुजूर करते थे, मैं जस्ट प्योर, सही है, आई फॉलो माय प्रॉफिट एंड माशाअल्लाह, उससे मुझे सुकून मिलता है। अच्छा, तो ये ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है लाल मिर्चें जो हैं वो वाली जा रही हैं या सफ़ेद? आई प्योरली बिलीव इन माय रिलीजन एंड जो हुजूर के मैं फॉलो करता हूँ, जो हजरत करते थे कि नज़र उतारने के लिए 4 कुल पढ़ के फूक लेते हैं। 4 कुल पढ़ के आप फूक लेते हैं। अच्छा, ये जो आपके ग्रैंडसन है इसको तो बहुत, बच्चों में तो बहुत नज़र लगती है ना। अच्छा, बच्चों में आप घर वालों की नज़र लग जाती है, इतने प्यारे लग रहे होते हैं, कोई नई हरकत वो कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस पर आप प्यार आता है तो बच्चे को नज़र लगती है, तो वो अपनों की नज़र लग जाती है, तो वो फिर आप ग्रैंडसन को भी इसी तरह मतलब 4 कुल पढ़ के और आप जो है वो कर देते हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। इवन के लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम भी किया था जो फ्राइडे को, उस पर भी हमने यही बात की थी कि जो है 4 कुल आप पढ़ लें, या दुरूद शरीफ का जिक्र हुआ था, अलहम्द शरीफ का जिक्र था, ये तमाम चीज़ें जो हैं कुरान। बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ योर रिलीजियस बिलीव्स आर स्ट्रॉन्ग तो यू कैन अचीव एवरीथिंग, एंड इवन इफ यू डोंट अचीव एवरीथिंग यू हैव गॉट फुल सेटिस्फैक्शन कि मैंने पूरी कोशिश की। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी एस्ट्रोलॉजी या अपना हाथ दिखाया आपने लाइफ में? ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं उनको बड़ी करते हैं, उसमें मैंने दिखाया आपने? अच्छा, ये एक चीज़ है, आप माने ना माने, इसको बिलीव करें ना करें, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि कोई आपके सामने बैठा हो जो हाथ की लकीरें पढ़ता है, वो तो आपको होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से मैं चाहे बिलीव नहीं करूंगा लेकिन मैं सुनूंगा जरूर। तो आप ये कब हुआ था लास्ट टाइम, कब ऐसा? जब मैं पढ़ता रहता हूँ तो। अच्छा, आप पढ़ते हैं अपने स्टाफ के बारे में? ये तो इल्म हिसाब है, लोग जो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, तो दे हैव सम सर्टेन कैलकुलेशंस, तो उन कैलकुलेशन पर बाद वो चीज़ें सही बैठती हैं, लेकिन इल्म गैब का इल्म तो अल्लाह को है, राइट, तो वी डोंट नो। लेकिन आपको इंटरेस्ट है? हाँ, आई बिलीव इन गॉड के गैब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन ये कि पढ़ लेते हैं। अच्छा। अब फोरकास्ट है इसकी तो साइंटिफिक बुनियाद पर है ना कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रेशर हो रहा है तो इस वक्त की बारिश होगी, तो ये फोरकास्ट तो है। फोरकास्ट का आप ये कहें कि ये एस्ट्रोलॉजी तो नहीं है, दिस बेस्ड ऑन साइंस, तो दिस इज साइंस।
राइट तो वो भी जो अपनी कुछ जो भी science है कैलकुलेशन उसमें। जो भी लॉजिक दे रहे होते हैं उससे आपने ठीक कहा, कभी वो फिट बैठ जाती हैं तो हमें लगता है हाँ कि ये बिल्कुल ये तो ऐसे ही कहा गया था और ये ऐसा हो गया। अच्छा हाथ भी दिखाया आपने, मैं तो चीजें दिखा- आपको बताई गई वो हुई आपकी लाइफ में ऐसे? मैंने अपने दोस्त को हाथ दिखाया, वो वही साहब मेरे दोस्त हैं, अच्छा। रिटायर्ड कलेक्टर कस्टम है। हाथ यार ये फेमस लाइन कहाँ जा रही तुम्हारी? तो वो बता ये जा रही है जो कि वेनस में जा रही है, वीनस में, और ये मैंने कहा अच्छा, तो कहने यू आर सो फेमस। मैं कहा तुम्हें नहीं पता, क्योंकि दोस्तों को पता नहीं लगता है क्या आप क्या। तो हाँ, ये तो दिस दोस्तों में तो थिंग्स इतना, हाँ। थिंग्स डू अकर एंड दैट्स करेक्ट। इल्म अल्लाह को है, गैब का इल्म। तो अगेन लेकिन ये कि इसको प्योरली मानना, इसको इसके ऊपर बेस करके आपने करियर प्लान करें, दैट्स टोटली रॉन्ग। एंड बिलीव इन गॉड, और ये चीज़ें हैं, ये फॉर द फन आई टेक। लेकिन ये फॉर द फन और अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। जिस तरह एक जो है कलर थेरेपी दी जाती है या कलर के हवाले से कहा जाता है कि उससे भी जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग हैं उन लकी कलर्स पे अपने बड़ा बिलीव करते हैं, उनको लगता है हमने किसी मीटिंग के लिए जाना है, किसी खास से मिलना है तो हमने ये कलर। मेरी ममा की एक फ्रेंड है ऐसा होता है ना, सुना मेरी है मम्मा ये की एक हाँ। फ्रेंड है, उनको भी ये मम्मा और आप अच्छा, मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का कोई कभी खास इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो वो मम्मा को बताती हैं कि ना आपने ये वाला कलर जो है ना ये आप अपने रूम में रख लें, ये वाला कलर आप अपने लाउंज में रख लें, इस कलर को आप पहने, इससे आपको सूदिंग इफेक्ट आएगा एंड इट वर्क्स। वो कहती हैं कि इससे मुझे फ़ायदा होता है। सो डू यू थिंक कि ये कलर्स भी हेल्पफुल होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। कुछ कलर्स आपको सूट नहीं करते सूट या नहीं कुछ करते। ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं हाँ। कि उसके आप डर जाते हैं उन Right. कलर्स पे, या कुछ ऐसी बात है। राइट तो देर आर सर्टन थिंग्स विच आई अवॉइड, जैसे लाल गाड़ी मैं नहीं लूँगा कभी, रेड अच्छा। कलर। ओह यस, क्यों? जब भी मैंने समथिंग हैपेंड तो उसके बाद हाँ अच्छा, तो मतलब आपको रेड कलर जब भी आपने यूज किया तो आपको लगा रेड नुकसान कलर हुआ? कार में कार में रेड वैसे नहीं, कलर। वैसे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो इसी तरह तो कुछ मेरे बच्चे भी हंसते हैं कि डैडी की रेड कलर कार, डैडी नहीं बैठेगी। हाँ वैसे ही होता है कुछ लोगों के साथ ना, खौफ आ जाता एक है, खौफ तो आ खौफ जाता आ है। जाता है। राइट, तो फिर कौन सा कलर है जिस पर आपको लगता है कि ये कलर जो है ना ये मेरी सक्सेस में मेरे साथ कहीं नहीं ना नहीं, कहीं सक्सेस में कलर रिलेट नहीं करता। आई बिलीव इन गॉड। राइट। लेकिन ये कि उस कलर को पहन के यू फील गुड, ऐसा भी तो होता है ना, कुछ लोगों को हाँ, आई कलर फील सूट गुड, कर आई फील जाते गुड, हैं। आई फील गुड। नॉर्मली डॉक्टर साहब तो ग्रे, ब्लैक, ब्लूज, yeah. ऐसे कलर आज जैसे मैंने शर्ट पहना हुआ, ये कलर मुझे पसंद है। आपको पसंद है ये? अच्छा कुछ लाइट पर्पल से कलर का कलर मैं डॉक्टर साहब की टाई देख रही थी, मैंने कहा वाह डॉक्टर साहब आज तो आपने बड़ी रंगीन टाई लगाई है। हालांकि ये टाई बहुत पुरानी है, लेकिन इस शर्ट के साथ उठाई है। सही, राइट। कॉम्बिनेशन, हाँ so combination of colors and you are wearing something with combination which is more presentable, Exactly. makes you smart and you अच्छा, feel और smart. कलर जो हैं वो सामने वाले की पर्सनालिटी को भी बड़ा जाहिर कर रहे होते हैं, उसके मूड का बता रहे होते हैं। आज मुख्तलिफ तरह की बातें जो हैं वो डॉक्टर साहब से हो रही हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर फसीउल्लाह मीर हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम जो डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे नोज़ की शेप के हवाले से हमने डॉक्टर साहब से बात की। इसके अलावा बात जो है वो कहीं से कहीं निकली और कलर्स पर जाकर जो है वो हमने इस वक्त अभी जब हम ब्रेक पे गए थे तो हम कलर्स के हवाले से बात कर रहे थे कि येस ये आपके मूड पर बहुत अफेक्ट कर रहे होते हैं और समर में आप थोड़े लाइट पेस्टल कलर्स पर चले जाते हैं, सर्दी में आते हैं आप, विंटर्स होते हैं तो आप डिफरेंट कलर्स की जो है वो सिलेक्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये भी एक आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आ रहे होते हैं ना, कलर्स की भी अगर हम बात करें तो Exactly. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कलर्स में रहें। कुछ लोग बहुत ब्लैक एंड वाइट कलर्स में रहें, अच्छा पहने, हाँ। यू नो इट गिव्स यू गुड इफेक्ट। अच्छे मूड में रहें तो आप सही। अच्छा काम करेंगे। राइट, लेकिन ये तमाम चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आपकी सेहत बेहतर होती है। जब आप हेल्दी नहीं होंगे तो फिर आपका ना कुछ अच्छा पहनने को, ना किसी से मिलने को, ना कहीं जाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, इवन आपको बुखार भी अगर हो रहा हो तो आपकी तबीयत ऐसी हो जाती है कि आप कहते हैं कि नहीं, कितना भी इंपॉर्टेंट काम है आप कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए। और अभी जो है हालांकि अब तो हम कहना, अगर मैं ये कहूँ कि हम सर्दी को इस वक्त बाय बाय कह रहे हैं तो
गलत नहीं होगा, लेकिन ये बार बार करते हुए भी जो है ये बच्चों को बीमार कर रही है, ये बड़े जो है वो अभी तक जो है वो फ्लू का शिकार हैं। डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम उस हवाले से भी जो है, क्योंकि आज हम नोज़ कॉन्टोरिंग की और नोज़ की शेप की बात कर रहे थे, तो ये जो फ्लू है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है उनके साथ तो उनका बिल्कुल ही बर्बादी हो जाती है, और इस सीज़न में तो ये बहुत रहा। तो कुछ ख़ास टिप्स देना चाहेंगे कि अब जो ये चेंज ओवर आ रहा है मौसम का, इसमें और मसाइल पैदा हो रहे हैं? देखिए, दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आते रहती हैं। जैसे चिकनगोनिया जो है, मैं बाहर गया हुआ था, जब आया तो आपने चिकनगोनिया का सवाल किया कि चिकनगोनिया, आप उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएं। चिकनगोनिया मलीर में मेरा जहाँ हॉस्पिटल वहीं पे ये वायरस शुरू हुआ। अब वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया, उसका खासा कंट्रोल करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। अच्छा, अभी क्या सिचुएशन है इसकी? अब स्पोरेडिक केसेस अभी भी हो रहे हैं, तो इसको अभी भी कर्व किया जा सकता है। अगर एक पेशेंट के घर में कहीं चिकनगोनिया हो तो ये लोग जाते हैं, स्प्रे करते हैं अतराफ में, मच्छरों से बचें। तो नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं, वायरस नए नए शेप लेता रहता है, और इस मौसम में जैसे आपने कहा इसमें भी वायरस चेंज होकर आता है, तो आपको हर साल कोई नया वायरस जो है अपने स्ट्रक्चर चेंज करके आपको परेशान करता है। तो ये छोटा मोटा तो नज़ला हो जाना हर मौसम में किसी को भी एक आध दफ़ा हो जाए, हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिनकी एज है, और या जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पर हैं, यानी जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया या किसी वजह से कोई ऐसी आर्थराइटिस की वजह से कोई ऐसी दवा ले रहे हैं कि उनका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा जल्दी मुतासर कर लेता है, अपने आप पर असर ले लेता है किसी बीमारी का, तो उन्हें चाहिए कि वैक्सीन लगाएं ज़माने में। राइट, वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे थे कि कुछ नज़ला, अच्छा नज़ला ज़ुकाम गर्मी में भी लोगों को होता है, सर्दी में भी हो जाता है, इसका कोई ख़ास वो नहीं है कि सर्दी में आपको जो है ये बीमारी होगी, ये गर्मी में भी जो नज़ला ज़ुकाम है ये भी बहुत बुरा होता है और उसमें भी काफ़ी परेशानी का सामना होता है। लेकिन ये जो सर में दर्द शुरू हो जाता है फ्लू में, ठीक है, और फिर आप जब मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद जो है कंट्रोल तो होता है, बट आपको लग रहा होता है कि हर चीज़ जो है वो ब्लॉक सी होती जा रही है, तो ये सर के दर्द का बहुत लिंक है इसके एग्जैक्टली बहुत लिंक है, क्योंकि पेशानी की हड्डियाँ खोखली हैं, गाल की हड्डियाँ खोखली हैं, और बारीक से सुराख से नाक में खुल रही हैं, और उस सुराख के अगर एनाटॉमिकली देखें 3 सूत का 3 मिलीमीटर उसकी ओपनिंग है, और ज़रा सा नज़ला होता है तो करने नाक बंद हो जाती है। तो आप बार बार जो है सुबह हर आदमी जो है क्रस्ट जब तक नहीं निकाले उसको मज़ा नहीं आता, नाक से अच्छी तरह धोते हैं सुबह को, तो वो जो बारीक सुराख बंद हो जाते हैं तो उससे रेशा नॉर्मली निकल के नाक से होता हुआ गले में जा रहा है, हर एक के साइनसेस से, वो अगर रुक जाए तो सर में दर्द होता है। तो ये दैट्स द मेन रीज़न। और अगर किसी को बार बार हो रहा है तो फिर उसका एक प्रॉपर चेकअप हो जाना चाहिए। आजकल तो हम एंडोस्कोप से चेक करके देखते हैं कि हड्डियाँ टेढ़ी की उस जगह जहाँ हवा को जाना चाहिए, जहाँ से बहाव आना चाहिए, जहाँ ये बारीक सुराख खुलते हैं, वो नैरोइंग तो नहीं है उसकी। सही। अच्छा ये भी देखें ना आप, मैं जितने देखने वाले हैं कुछ लोगों को होगा प्रॉब्लम के सर में बहुत दर्द होता है, और लेकिन आप ये भी ज़रूर चेक करें, इन्वेस्टिगेट करें कि आपको साइनस का प्रॉब्लम तो नहीं है। आप सर के दर्द की दवा खाए जा रहे हैं और उसमें क्योंकि मेन तो आपका प्रॉब्लम जो है वो साइनस की वजह से जो है वो आपके सर में दर्द होता है, और आप साइनस को ट्रीट ही नहीं कर रहे, तो फिर वो पेन किलर्स जो हैं वो सिर्फ दर्द को दबा देंगी लेकिन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगी। और डॉक्टर साहब ऐसा है कि साइनस की वजह से, तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर साइनस की वजह से आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है? ट्रीटमेंट साइनसेस का बहुत इम्प्रूव कर गया है। ठीक है, हम उन रुकावटों को दूर कर देते हैं। हम वहाँ पर फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहलाती है कि कैमरे के ज़रिए हम नाक के साइनस की सर्जरी करते हैं और बग़ैर डैमेज किए हुए, कटिंग ज़्यादा किए हुए, हम उन रुकावटों को दूर करते हैं, नैरोइंग को बढ़ा देते हैं। अच्छा, और उस सुराख को बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, हर एक के पास ये फैसिलिटी नहीं है। बैलून साइनोप्लास्टी शुरू है, जैसे एंजियोप्लास्टी है। तो एंजियोप्लास्टी में तो बाईपास से आपने बचा लिया, तो बंद नालियों को आपने खोल दिया, वहाँ स्टेंट लगा दिया। यहाँ साइनस के सुराख जो खुलते हैं ये हड्डी है, तो ये साइनस के सुराख की हड्डी, इसको जब बड़ा करते हैं तो हड्डी चटक के बाहर फ्रैक्चर होकर वहीं रुक जाती है। इसको ये इतनी देर तक रोकते हैं तो ये ऐसे रुक जाता है। अच्छा, तो बड़ा रह गया, तो इट इज परमानेंटली इनलार्ज। और जब मैं सर्जरी करता हूँ तो मैं इस बड़े हुए सुराख के मार्जिन को मैं लेज़र कर देता हूँ। मेरे पास लेज़र है फाइबर पर,
तार पे, बारीक से तार पे। तो वो तार जो मैं कर्व इंस्ट्रूमेंट में डाल के साइनस तक पहुंचा देता हूँ, अंदर तक, तो जहाँ चाहूँ मैं वो ले जा सकता हूँ कैमरे से देखते हुए। इन बारीक सुराख के मार्जिन को मैं लेजर कर देता हूँ ताकि खुला रहे, कोई खेल रहे होते हैं ऐसे सर्जरी कर रहे होते हैं। और एक्चुअली इट्स अ वीडियो गेम। जो सर्जरी हम कर रहे हैं हम ऊपर सामने देख के कर रहे हैं, पेशेंट की तरफ देख ही नहीं रहे थे, बारीक जगह पे काम कर रहे हैं कि चंद मिलीमीटर पर आंख पड़ी है, अगर आप जरा सा रॉन्ग हो जाए तो बिना ही खत्म हो जाए। अच्छा, विदाउट वीडियो तो शायद ये बहुत मुश्किल होता होगा सर्जरी करना, इसके लिए प्रॉपर जिस तरह गेम आप खेल रहे होते हैं वीडियो गेम है, ये पूरी वैसी चीज है। देखिए वीडियो गेम में भी एवरीबॉडी इज नॉट एक्सपर्ट, आई एम टेलिंग वन थिंग कि वीडियो गेम में भी आपके कंट्रोल आपके उस पर चाहिए। तो हुआ ये कि इंग्लैंड में सर्जन्स को जो कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी वगैरह, उनको वीडियो गेम की तरफ लगाया कि थोड़ा वीडियो गेम खेल लेकर। तो ये जो हम मूव करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हुए, उस पे कंट्रोल तो होना, अब उसमें नेविगेशन आ गया कि आपके इंस्ट्रूमेंट है तो आपके सिटी स्कैन लेके फीड कर दिया तो आप कहाँ जा रहे नजर आता है। लेकिन वो प्रोब था, उसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट आया। कल ही मेरी मीटिंग भी स्टोर्ट से आया था, जर्मनी से। लेकिन इससे बहुत कितनी फायदा कितना हुआ है कि आप अगर एयर की सर्जरी की बात करें या नोज की सर्जरी की बात करें, इसमें तो ये यकीनन डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन डॉक्टर साहब विदाउट सर्जरी कोई ऑप्शन है कि अगर ऐसी चीज है जिस तरह अगर लोग स्टीम लेते हैं या कुछ और चीज, इससे ये कंटिन्यू अगर आप रखें नॉर्मल रूटीन में सलाइन वाटर से जो है। एग्जैक्टली, देखिए फ्लू होता है तो लगता है सूप पिए के स्टीम जाएगी, तो दैट स्टीम हेल्प्स, यू नो, स्टीम का ग्रेट रोल इज देयर। एंड व्हेन वी डू सर्जरी वी गिव आल्सो स्टीम ट्रीटमेंट आफ्टरवर्ड्स, ताकि वो सुराख जो हमने बारीक सुराख को आपने क्या किया, 3 मिलीमीटर को 5 मिलीमीटर कर दिया ना, वी आर टॉकिंग इन मिलीमीटर्स। और सूजन होती है तो मिलीमीटर्स को यूं कवर कर लेती है। तो इसलिए स्टीम वगैरह का इस्तेमाल तो अपनी जगह है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी सर्जरीज आपने की है माशाल्लाह, तो कभी होता है सर्जरी करते हुए कॉम्प्लिकेशंस भी आती होंगी, कभी मुश्किलात होती हैं? ऑफ कोर्स वन शुड नो हाउ टू हैंडल कॉम्प्लिकेशंस। रोज तकरीबन मिलते हैं। नाक की सर्जरी करते हैं, मैं आप नाक की हड्डी निकाल रहे हैं, इधर भी आपके स्क्रैच आ गया, इधर भी आ गया, अगर आपने उसको वहाँ केयर नहीं किया, आपने रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया उसको उसी वाला में, तो वो फिर आपके नाक के पर्दे में सुराख रह जाता है। तो आपके ए गुड सर्जन इज द वन जो उसी वक्त अपने गलती को ओवरकम कर ले। आपने ये हो गया, इसको यहाँ कर दिया, इसको आपके इधर भी स्क्रैच आएगा, इधर स्क्रैच आप बीच में रख के उसको वहाँ पे स्टिच कर दिया। ये भी एक आर्ट है ना, दिस इज एन आर्ट, ये आर्ट है। आप लोग आर्टिस्ट होते हैं, जिस तरह आप लोग सब चीज कर रहे होते हैं। है कि आपको बड़े आर्टिस्टिकली काम करना होता है, बड़े सुकून से करना होता है। आप बाद सडनली यू सी समथिंग कि आप कर रहे थे, आपको ये रुकावट मिली, यू शुड नो हाउ टू ओवरकम इट। तो अब एक दफ़ा हुआ कि मैं साइनस सर्जरी कर रहा था, तो अंदर मुझे लगा ब्लीडिंग, मैंने ठक 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 वो कर दिया उसके प्रिकॉशन के। फिर आई फोन माई फ्रेंड, मैंने कहा देखो मुझे ये अभी यहाँ ब्लीडिंग मिली और ये मैंने किया है, मैंने सही किया ये। कहने इसको आप वहाँ तक करते, मैंने वो कर लिया। कहने फिर मुझे फ़ोन क्यों किया, मैंने कहा फिर भी रीअश्योरेंस। तो आप अपने आप को कंप्लीट ना समझें, आपको ऐसी बात हो दोस्तों से मशवरा कर लें, ऑन टाइम करें, क्योंकि ये जिंदगियों का सवाल होता है ना, ये जिंदगी का सवाल होता है। एक आर्टिस्ट है जो पेंटिंग कर रहा है, वो उसमें भी परफेक्शन चाहता है, हालांकि कैनवस है एक उस पर वो एक चीज़ बना रहा होता है, तो उसमें भी वो चाह रहा होता है कि हर चीज़, हर लाइन जो है वो बड़ी प्रॉपर हो, कि वरना पूरी पेंटिंग अच्छी है, अगर उसमें कहीं भी कोई ख़राबी है तो आँख को फ़ौरन वो ख़राबी पहले दिख जाती है कि इसमें जो है वो कहीं चीज़ है। तो लेकिन ये लोग तो जिस तरह का काम कर रहे होते हैं, या तो इंसान की ज़िंदगी लाइफ स्टेक पर होती है, और अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये तो जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। और नहीं, यू हैव टू इम्प्रूव योर गैजेट्स। मैं कह रहा हूँ ना अपने दोस्तों को कि आप लोग जो सर्जरी कर रहे हो, या जो हम बदनाम क्यों हुए, क्योंकि नाकामियाँ हो रही थी। नाकामी क्यों हुई? क्योंकि हम नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। और अभी भी जो नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं उसमें कॉस्ट बढ़ जाती। अब लोग कहते हैं ये सॉरी, लोग कहते हैं जी आपने जो इतनी कॉस्टली सर्जरी कर रहे हैं, भाई कॉस्टली तो होगी, क्योंकि अगर मैं अपनी लेज़र मशीन मेंटेन कर रहा हूँ, मैं माइक्रोडेब्राइडर 50 लाख का जब इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसको मैं 10-20 हज़ार तो हर एक से मैं लूँगा कि चंदा जमा करके मैं मशीन को मेंटेन कर सकूँ। क्योंकि लेज़र मैंने 2 साल पहले रिपेयर करा तो 18 लाख रुपए लग गए मेरे उसको रिपेयर कराने में। तो फिर इट डजंट मीन कि जिसको लेज़र की ज़रूरत है मैं मना कर दूँ कि तुम पैसे नहीं दे सकते हो, मैं करता हूँ वो भी। मंडे आई हैव गॉट ए फ्री आउट पेशेंट, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि फ्री आउट पेशेंट में आप लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आई एम वेरी
हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह मैं करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ये अभी तक एक खौफ जो है ना वो लोगों के दिलों में, इवन कि अल्लाह ना करे अब जितने मेरे देखने वाले हैं अगर वो किसी तरह की मुश्किल का शिकार हैं जिसमें उनको अगर नोज़ की सर्जरी का कहा गया या एयर की सर्जरी, अगर गले का मामला आता है फिर भी मुझे लगता है कि लोग थोड़े जो है वो कॉन्शियस होते हैं। ENT का मामला ही ऐसा है कि इसमें सर्जरी कराते वक्त जो है वो आप जितना कोशिश करते हैं कि उसको डिले किया जाए या ना करवाई जाए। इवन के लोग बहरे हो जाते हैं, कान का मामला तो ऐसा आता है डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहे होते, ट्रीटमेंट ही नहीं करवा रहे होते, उनको ये लगता है कि शायद ये जाएंगे तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी या ये जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती सर्जरीज, ये एक बड़ा मेन प्रॉब्लम है। लेकिन आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि अगर आप प्रॉपर गैजेट्स यूज़ नहीं करेंगे, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और उससे पेन नहीं होता। अब जो खौफ था कि नाक को पकोड़ा कर देंगे, नाक को, मेरी सर्जरी होगी, मेरे बहुत तकलीफ देती वो जो मेरी नाक की सर्जरी, व्हेन आई वाज हाउस सर्जन, तो मुझे वो दर्द याद है। अब मेरे पेशेंट को दर्द नहीं देता हूँ मैं। आपने खुद भी करवाई थी? मैंने अपने हो चुकी जी। ओके। तो वो मुझे दर्द आज तक याद है। तो आई डोंट लेट दैट पेन अकर टू माय पेशेंट्स। मैं नाक में एपिस्टैक्सिस नक्सीर में पट्टी कर देते हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ को भी और मेरे और पेशेंट को। मैंने अभी 2-4 दिन पहले उनकी नाक में ड्रेसिंग की, लेकिन ड्रेसिंग करते हो मेरे से कोई दर्द नहीं। यू हैव टू छोटी छोटी बातों का ख्याल करें कि नाक में पट्टी करनी, भाई थोड़ा सा पैक कर दिया लोकल एनेस्थेटिक का कि वो लोकल नम हो जाए, फिर आप पट्टी करना, दर्द नहीं होगा। तो आप लोगों के कंफर्ट का ख्याल करें, तो फिर उसमें लोग भी आपको और ये आपको सुकून मिलता है, ये सुकून मिलता है, आप किसी को दर्द नहीं देते हैं। तो आई फील वेरी हैप्पी कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये दर्द वाली चीज़ को बगैर दर्द के किया और अल्लाह के दिए हुए नॉलेज से किया, उनकी दी हुई सहूलतों से किया, और ज़्यादा महंगा नहीं उसको अडॉप्ट करना। ट्रू ट्रू। लेकिन ये है कि बच्चों को जिस तरह प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर साहब बात कर रहे होते हैं, जितनी यंग एज में सर्जरी, क्योंकि उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हुआ होता है और आप हीलिंग जो है पावर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी तमाम चीज़ें जो वो हील हो जाती हैं। तो जितनी यंग एज में डॉक्टर साहब सर्जरीज करा लीजिए। एग्जैक्टली। देखिए मैंने 2 साल के बच्चे का कल किया एडिनॉइड, 2 साल, राइट। तो 2 साल और 2 महीने, तो बच्चे की 26 महीना उम्र है उसकी, तो उसके एडिनॉइड सर्जरी की। अब ना एडिनॉइड टिश्यूज एंड टॉन्सिल्स के नाक के पीछे, वो सर्जरी पहले लोग करते थे, नाकाम रहती थी, करते हुए डरते हैं। अभी जिनके पास गैजेट्स हैं वो नहीं करेंगे, अवॉइड कर लेंगे, या करते हैं तो ब्लाइंड सर्जरी के कौवा जो लटक रहा, काकड़ा जिसे कहते हैं, सॉफ्ट पायलट जो छोटे से लटकता हुआ नजर, नाक पीछे खुलती है, वहाँ पर एडिनॉइड है, उन एडिनॉइड्स को निकालना है। तो आप वो निकालते हैं तो ब्लाइंडली बैठ के, सराहने बैठ के हम ऑपरेशन करते हैं पेशेंट के। तो मुंह खोल के स्क्रैच कर देते हैं, खुरोच देते हैं, क्यूरेट कर देते हैं, बस इतना ही करते थे। तो फिर हम मिरर से देखते थे, शीशा सामने रख के, दांत वाले डॉक्टर नहीं देखते थे। अब एंडोस्कोप आ गया, मैं एंडोस्कोप में मेरा तो सामने नजर आता है, फिर एडिनॉइड को मैं क्लियर निकाल लेता हूँ, लेजर करता हूँ, फिर उसके बाद क्यूरेट की जरूरत है ना, मैं माइक्रोडेब्राइडर से निकाल लेता हूँ, वो कट नजर आता है, सब आराम से हर कोने में गए, और फिर उसको जो ब्लीडिंग ऊजिंग है वहाँ अपने लेजर से टच कर दिया, ख़त्म। और बच्चा दूसरे दिन आराम से नाश्ता करता है, घर चला जाता है, पता ही नहीं लगता। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो एक अवेयरनेस है ना, ये तो पेरेंट्स भी इतने समझदार हैं कि उन्होंने 2 साल और कुछ महीने के, जिस तरह आप बता रहे हैं, बच्चा है और उसको जाके एडिनॉइड की सर्जरी करवाई। यहाँ तो होता ये है कि बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, उससे सांस नहीं जा रही, प्रॉपर कभी उल्टा होता है, कभी सीधा होता है, नींद में भी बेचैनी है। लेकिन हम ये क्या कह देते हैं, इसका सीना जकड़ा हुआ है, इसको नज़ला जुकाम की शिकायत है, कुछ बच्चों को एजमा जो है वो उसका भी हो जाता है। चीज़ों को मिक्स हम इतना कर देते हैं कि उसकी वजह से और मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप आए, आज मज़े की बातें हुई आपके साथ। एक ब्रेक लूँगी मैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।